तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी परीक्षा भी अच्छी हुई होगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आगे भी यही कामना करता हूँ कि अगली होने वाली परीक्षा भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो। जैसा कि साथियों हम अपने पिछले एपिसोड में भी अभी जो कक्षा 10वीं की हिंदी है, पिछले एपिसोड में हिंदी की व्याकरण के बारे में बात की कि कौन-कौन से टॉपिकों से किस-किस तरीके से नंबर आएँगे। आज हम हिंदी की 2 किताबें हैं, उन दोनों किताब में से एक किताब की चर्चा करेंगे और उस पुस्तक का नाम है अपने कृतिका और इसके साथ ही वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम इस वीडियो में एक पत्र और प्रार्थना पत्र को साथ में देखते हुए एक 4 नंबर का विज्ञापन भी आएगा, वो भी हम इसमें साथ में देखेंगे। उसका लिखने का तरीका देखेंगे, बाकी मतलब किस तरीके से लिखा जाता है और ठीक तरीके से हम शुद्ध किस तरीके से लिख सकते हैं, उनके बारे में 4 बात करेंगे। तो पत्र या प्रार्थना पत्र अथवा आएगा जो 4 अंक का होगा और इसके साथ विज्ञापन भी आएगा, वो भी 4 अंक का होगा। तो इसका मतलब है कि आज का वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 का तो ये पत्र और विज्ञापन है और इसके साथ ही 10 अंक की है जो हमारी कृतिका पुस्तक है, उसको भी हम लेकर चलेंगे और किस तरीके से सवाल बनेंगे और मतलब कैसे बनेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, अगर हम देखें तो जैसे कृतिका के 10 अंक अगर विभाजन है अंक विभाजन, तो कुल तो है 80 में से 10 अंक की कृतिका के सवाल आएँगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन आएँगे वस्तुनिष्ठ। आप सब जानते हैं साथियों कि 5 ही आएँगे अपने अपठित गद्यांश के और 5 ही अपठित पद्यांश के, तो 10 सवाल तो ये हो गए और 12 सवाल आते हैं वस्तुनिष्ठ सवाल, जिनमें से 2 आएँगे सवाल है, वो आएँगे अपने कृतिका से। हो सकता है किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए कृतिका से, हो सकता है कि कोई एक आध नंबर का सवाल किसी पाठ का नाम पूछा जा सकता है, किसी पाठ वो कोई पाठ है वो हिंदी की कौन-सी विधा है, उनके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। तो ये है, उसके बाद 2 अति लघुत्रात्मक सवाल पूछे जाएँगे, 1-1 नंबर के होंगे वो भी, ठीक है साथियों? और उसके बाद 3 सवाल पूछेंगे, वो 2 नंबर के सवाल पूछेंगे, मतलब है कि सीधा ही पूछेंगे, रिक्त स्थान में तो व्याकरण आएगी, उसके बाद 1-1 नंबर के सवाल आएँगे और 1-1 नंबर के बाद जो अगले सवाल है मतलब है कि चौथा चौथा, 5वां और छठा जो 3 सवाल लगातार आएँगे वो तीनों के तीनों किस किताब के सवाल होंगे? कृतिका के सवाल होंगे और 2 नंबर के सवाल होंगे, ज़्यादा बड़े भी सवाल नहीं है और इतने ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूँ चिंता करने की आवश्यकता है। बहुत सरल क्वेश्चन आएगा अगर आपने ठीक ढंग से थोड़ी बहुत एक बार किताब की कहानी को देखा है या पाठ को ठीक तरीके से पढ़ा है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से सवाल बनेंगे और आने वाले महत्वपूर्ण सवाल कौन-कौन से हैं। तो साथियों, अब हम ध्यान दें। सबसे पहला है, वो हम देखते हैं कि जो कृतिका के 5 पाठ हैं वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला पाठ है साथियों वो है माता का अंचल। माता का अंचल। हम इन पाठों के नामों के साथ ही इनके लेखक और कहाँ-कहाँ से और कौन-कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो हम इसके साथ ही ज़िक्र कर लेंगे। माता का अंचल पहला पाठ है। दूसरा पाठ है साथियों वो है अपना जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक। हमारा तीसरा पाठ है वो है अपने अ, हम बात कर सकते हैं साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी। चौथा पाठ की बात करें अगर तो चौथा पाठ है एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा। एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा। हैरानी हो रामा। और पांचवा पाठ है वो हमारा है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ। इस तरीके से हमारे सामने ये 5 पार्ट है, मतलब 5 है, ये 10 नंबर के हैं। हम ऐसे करके चल सकते हैं कि प्रत्येक पार्ट से अगर 2-2 नंबर के सवाल आए तो 10 नंबर हमारे यहाँ पूरे हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है किसी पार्ट से 3 नंबर के दे दे, किसी पार्ट से 1 नंबर का दे दे। कभी-कभार क्या होता है किसी पार्ट के 4 नंबर के सवाल आ जाते हैं, तो किसी पार्ट से आते ही नहीं है। उसके बावजूद भी हमें यहाँ देखने को हमें पाँचों पाठों को बराबर मान्यता देनी है, वरीयता देनी है, क्योंकि हमारे लिए पाँचों उपयुक्त है, योग्य है। सबसे पहला है माता का अंचल। माता का अंचल है साथियों इस पाठ के लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय ये इस पाठ के लेखक है और जॉर्ज पंचम की जो नाक है, जॉर्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर का पाठ है। इसके लेखक कौन है?
कमलेश्वर है। और कमलेश्वर एक कहानीकार है। जो जॉर्ज पंचम की नाक है, ये भी एक कहानी है। साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया का पाठ है। मधु काकरिया, और मधु काकरिया का ये क्या है, यात्रा वृतांत है, साना साना हाथ जोड़ी। और इसके बाद एठ या झूलनी हैरानी हो रामा, ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ठीक है। और उसके बाद है साथियों, मैं क्यों लिखता हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यायन अगे। कभी कभार, अब देखिए, सबसे पहले माता का अंचल पाठ है शिव पूजन साई का। अब देखिए, जो माता का अंचल पाठ लिया गया है वो 1926 में शिव पूजन साई का एक उपन्यास है जिनका नाम है देहाती दुनिया। क्या नाम है साथियों, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास। तो आपको पूछ लिया जाए हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी है आंचलिक उपन्यास, तो वो फिर है देहाती दुनिया। और इसके लेखक कौन है, शिव पूजन साई है। अगर साथियों याद रखें तो 1893 में इनका जन्म होता है। कब होता है इनका जन्म, 1893 में। और कहाँ होता है, बिहार में। ये भी याद रखना, बिहार। बिहार 1893 शिव पूजन साई का जन्म होता है। इनका जो पहला देहाती उपन्यास है, या हिंदी का पहला देहाती या आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं, वो शिव पूजन साई है। और शिल्पगत शैली में भी लिखा जाने वाला ये हिंदी का पहला मतलब हम स्मरण शिल्प के आधार पर लिखा जाने वाला भी हिंदी का पहला उपन्यास भी कौन सा है साथियों, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया उपन्यास से एक छोटा सा भाग लिया गया, अंश लिया गया है, माता का अंचल। अब इस पाठ में देखिए, शिव पूजन साई का साथियों बचपन का नाम था भोलेनाथ। और भोलेनाथ इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि ये भस्म वगैरह लगा के उनके बाद मानो ऐसे लगता था कि स्वयं भगवान शिव छोटे थे, किस तरीके से थे उसी समान ये लगते थे। और बाकी इनका असली जो नाम था वो उन असली नाम का नाम था, यानी कि बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था, भोलेनाथ। और असली नाम क्या था साथियों, तो असली नाम अगर आपको पूछ ले तो असली नाम था इनका तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर, ठीक है। ये इनका मतलब तारकेश्वर इनका क्या नाम था, असली नाम था, जिसे तारकेश्वर नाथ कहते थे। ये पाठ माता का अंचल हमें माता के ममत्व, माता के प्रेम के बारे में बताती है। जैसे कि बहुत सारे चीजें बताते हैं कि ये मतलब कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे को अपने बचपन को याद दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पाठ में एक माता की गोद किस तरीके से छोटे से बच्चे को सुख देती है या अपनत्व देती है, या बच्चा चाहे कितनी भी कष्टों से हो, कितने भी दुखों में हो, जिस समय बच्चा विवश होता है या संकट में होता है, तो पिता की गोदी में न जाकर दौड़कर माता की गोदी में जाता है। जैसे कि यहाँ लेखक स्वयं भोलेनाथ, जिस समय बिल से नागराज बाहर आ जाते हैं, मतलब सर्प बाहर आ जाता है, तो दौड़कर सभी बच्चे किस तरीके से अपने-अपने घरों में जाते हैं, और भोलेनाथ पिता को छोड़कर माता के आंचल में जाकर छुप जाता है और किस तरीके से रोता है। और उसी प्रकार हम ये भी कहते हैं, हमारे समाज में आज भी धारणा बनी हुई है कि कोई भी छोटा बच्चा है तो माँ हमेशा कहती है अपने मतलब बच्चे के पिता को कि आपको खिलाना नहीं आता। माँ ठीक तरीके से बच्चे को खिलाती है और वो उसे मतलब भरपेट खाना खिलाती है। क्यों? क्योंकि माँ का ममत्व, माँ का लगाव ही बच्चे के प्रति अपनी महत्वपूर्ण अनूठी भूमिका निभाता है। इसी के आधार पर इन पाठ के बारे में, बच्चे के बचपन के बारे में लिखा गया है। चाहे बारात का लाना है या छोटे बच्चों का जो खेती करना है या बारात को जिमाना, भोजन वगैरह कराना है, या फिर हो सकता है किसी खेत में जाए और कोई व्यक्ति चिड़ियों को उड़ाने का प्रयास करता हो, और जैसे शिव पूजन साई अपने पाठ में लिखते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर-भर पेट। तो ऐसा है, एक व्यक्ति तो उड़ाने का प्रयास कर रहा है, तो बच्चे यहाँ पर। और उसी के साथ ही ये पाठ ये भी बताता है कि किस प्रकार शिव पूजन साई के पिताजी हमेशा गीता पढ़ते और उसके बाद सुबह-सुबह गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते, तो 500 एक मतलब कागज के टुकड़े लेते और उसमें गोलियाँ बनाते, राम का नाम लिखते, और उनके बाद भोलेनाथ को अपने मतलब कंधे पर बैठा कर ले जाते और वहाँ मछलियों को गोलियाँ डालते या जो भी आटे की गोलियाँ हैं, और वापस आते हुए
मतलब आमों के वृक्षों पर झूला झुलाते हैं और उन्हें किन तरीके से फल खिलाते हैं। इस तरीके से ये पाठ हमारे सिलेबस में आया हुआ है। तो इसमें अगर प्रश्न क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। पहले तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो देहाती दुनिया। कब प्रकाशित हुआ, 1926 में। माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है, शिवपूजन साय। ये एक उपन्यास का क्या है, अंश है। और इसके साथ ही बचपन का नाम क्या था शिवपूजन साय का, तो भोलेनाथ। जन्म कहाँ हुआ, भोजपुर बिहार में 1893। और इसके साथ ही इनका असली नाम पूछ लिया जाए भोलेनाथ का या शिवपूजन साय का, तो फिर वो है तारकेश्वर नाथ है। ये साथियों ध्यान रखना। इसके साथ हमारा पहला पार्ट पूरा हो जाता है। दूसरी बात है जॉर्ज पंचम की नाक। सबसे पहले ये साथियों नाक है, ये नाक किसका प्रतीक है, तो नाक इज्जत का प्रतीक है। आज भी हमारे समाज में है कि कभी कभार मुहावरा कहते हैं कि उसने तो तेरी नाक बचा ली। नाक बचाना मतलब है कि इज्जत मतलब मान सम्मान इज्जत रखना, कि भाई तेरी इज्जत बच गई। और जैसे कि हिंदी में बहुत सारे मुहावरा है कि नाक कटना है मतलब इज्जत चली जाना, नाक काटना मतलब इज्जत समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे। तो यहाँ नाक इज्जत का प्रतीक है। और ये कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। और कहानी भी कैसी है, तो व्यंग्यात्मक कहानी है, ये भी याद रखना। अगर आपको व्यंग्यात्मक कहानी अगर आपको पूछ ले, क्या पूछे, सबसे पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि जॉर्ज पंचम की नाक में, नाक किसका प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। और ये जॉर्ज पंचम की जो नाक है ये किसकी कहानी है, तो कमलेश्वर की है। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो कहानी। और कहानी में भी कौन सी है, तो व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब इसमें क्या होता है साथियों, अब कौन महारानी आती है, मुझे लगता है 1961 के समय की बात है। एलिजाबेथ द्वितीय महारानी है, इंग्लैंड की महारानी, जिनका नाम है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय। हमारा देश आजाद हो गया, 1961 की बात कर रहा हूं ये मैं। हमारा देश आजाद हो गया, आपकी किताब में नहीं लिखा है कि 1961 में आई है, लेकिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1961 में आती है हिंदुस्तान में। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। अंग्रेजों ने हमें किस तरीके से कष्ट दिए, हम अंग्रेजों को किस तरीके से निकाला था हम लोगों ने, या हमारे जो क्रांतिकारी लोगों ने, या हम देशभक्त लोगों ने, हमारे जो उन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर इन लोगों को यानी कि अंग्रेजों को बाहर निकाला था। उसके बावजूद जिस समय ये अंग्रेज महारानी वापस आ रही थी, तो भारतीय नेताओं में किस तरीके की गुदगुदी थी। कहने का मतलब है इनके सम्मान के लिए ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। और वे इनका किस तरीके से जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, मतलब मूर्ति को लाट शब्द आया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाट का अर्थ क्या है, तो लाट का अर्थ है मूर्ति। तो जो मूर्ति थी उस मूर्ति की नाक नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि उस नाक के लिए सारे के सारे नेता, यहाँ तक कि ये पाठ बताता है कि आखिरकार किसी जीवित बच्चे की नाक को काट कर लगाया गया था। तो इनके ऊपर मतलब है कि लोगों के ऊपर उपनिवेशवाद जो वाद है, उन लोगों के ऊपर गहरा कटाक्ष किया गया है लेखक के द्वारा। इस ये पाठ हमें ये भी बताता है कि जिस समय जो इनकी मूर्ति के बारे में जो मूर्तिकार को बुलाया जाता है, तो पन्ने खंगोले जाते हैं, पत्थरों के बारे में भी बात होती रहती है। और किस तरीके से सारे लोग इस मूर्ति में के नाक को लगाने के लिए विवश बैठे रहते हैं। तो मूर्तिकार आता है, जगह जगह जाता है, हम कहते हैं मतलब कि पाठ हमें ये बताता है कि व्यंग्य करते हुए लेखक बताता है कि वो बिहार में मतलब हम कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पे भी जाता है, महात्मा गांधी की मूर्ति पे भी जाता है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी मूर्तियों पर जाता है, वीर सावरकर वगैरह सबकी मूर्तियां। लेकिन उन सब की नाक भी बड़ी थी। यहाँ तक कि जो बिहार में एक आंदोलन हुआ उसमें शहीद हुए बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अर्थात यहाँ नाक किसकी बात है, इज्जत की बात है कि जॉर्ज पंचम से तो हमारे छोटे बच्चों की भी इज्जत ज्यादा है। ये कहानी, ये पंक्ति हमें ये सिखाती है कि भारतीय एक एक बच्चा भी जॉर्ज पंचम की इज्जत से भी, उनकी इज्जत बहुत बेहतरीन है, वो भी बहुत उनसे आगे है। ये बात हमें जॉर्ज पंचम की नाक कहानी से हमें सीख मिलती है। और आखिरकार क्या होता है साथियों कि जिस समय नाक का प्रबंध नहीं किया जाता है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि इनकी लाज बचाने के लिए भारतीय नेताओं के द्वारा उस मूर्तिकार को कहा गया किसी जीवित बच्चे की नाक को काट कर लगाया जाए। और जीवित बच्चे की नाक को काट कर लगाया गया। किस तरीके से लगाया गया, तो सुगंधित सेंट के माध्यम से एक तालाब बनवाया गया, खुशबूदार मतलब पौधे लगवाए गए या बगीचा लगाया गया, ताकि वो नाक मुरझा ही नहीं जाए। इस प्रकार की एक व्यंग्यात्मक कहानी है कमलेश्वर की, तो ये थोड़ा याद रखना। विशेष तौर से नाक है, इसमें इज्जत का प्रतीक है। और कौन सी महारानी, तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। कमलेश्वर की कहानी है, और कहानी कैसी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। अब देखिए, और लाट का मतलब होता है मूर्ति, और मूर्ति पर नाक नहीं थी।
अब अगली चीज है, ये इनसे क्वेश्चन बनने वाला ये है। अगली चीज है साथियों, साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया। ये साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया का यात्रा वृतांत है। क्या है साथियों? यात्रा वृतांत। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है साथियों? छोटे छोटे हाथ जोड़कर। एक वहां नेपाली प्रार्थना है, कोई नेपाली बच्चियां वहां के बच्चे गा रहे थे, तो किसी नेपाली युवती ने बताया था कि ये जो साना साना हाथ जोड़ी है इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। अर्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम छोटे छोटे हाथ जोड़कर आपसे क्या कर रहे हैं कि आप हमें अच्छाइयों के मार्ग की ओर ले जाइए, हमारी बुराइयों को नष्ट करें। तो ये छोटे छोटे हाथों को जोड़कर भगवान से अच्छाई प्राप्त करने की क्या कर रहे हैं बच्चे? कामना कर रहे हैं। ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, यात्रा वृतांत मधु काकरिया का है। अब देखिए साथियों, ये क्या है, कहाँ की यात्रा कर रही है? तो एक तो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और किताब में गंगटोक का लिखा है गंतोक। गंगटोक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहां की, और हिमालय की। और किसकी है यात्रा? हिमालय की। लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा कर रही है। कौन से पाठ में? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में। और लेखिका का नाम क्या है? मधु काकरिया। इस यात्रा में साथ में कौन कौन है? तो ये भी याद रखना। एक तो साथियों जो गाइड करने वाला है, जिनका नाम है जितेन नारगे। क्या नाम है? जितेन नारगे। जो क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है, इनको बता रहा है। एक लेखिका की जो सहेली है जिसका नाम है मणि। ठीक है, अब इसमें तीन चार चीजें आएगी साथियों। हम बात करें तो सिक्किम को सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, उसको मेहनत कश बादशाहों का शहर कहते हैं। और मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर समय, चाहे सुबह देखो, शाम देखो, रात को देखो, सुंदरता से भरा रहता है। एक ऐसा का ऐसा क्षेत्र है इसी पार्ट का, उस क्षेत्र का नाम है कटाओ। क्या नाम है साथियों? कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कटाओ को क्या कहते हैं? ये भी याद रखना। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड। लेकिन उसी समय किसने बताया? मधु काकरिया की सहेली मणि ने बताया कि स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है, इससे भी बेहतर ये कटाओ शहर है या कटाओ स्थान है, वो सुंदर है। उसी के साथ ही साथियों एक धर्म चक्र की बात करें, मतलब है कि बौद्ध धर्म की या धर्म चक्र है, तो उस समय लेखिका के मन में आता है कि हिंदुस्तान के चाहे किसी भी दिशा में चले जाए, लेकिन जो हमारे समाज की जो रूढ़िवादिता की जो बातें हैं या जो जादू टोना में हमारा जो विश्वास है, वो हर जगह जगह पर मिल जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस धर्म चक्र को घुमाता है वो पाप मुक्त हो जाता है। ऐसी की ऐसी बौद्ध धर्म की पताकाओं के बारे में बात की गई। श्वेत पताकाएं हैं, जिससे कोई भी बुद्धिस्ट खत्म होता तो उनके नाम की वो बौद्ध पताका लगा देता, मतलब बौद्ध जो श्वेत झंडा लगाता, और जिसके कारण उसको अगले जीवन में या जो भी है शांति मिलती। ऐसी बातें वहां लिखी गई है। वहां ऐसा का ऐसा एक झरना है। आगे बढ़ते हैं तो हिमालय पर जाते हैं, तो जिन्हें सेवन सिस्टर फॉल के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। उस झरने के सुंदरता को भी बहुत बेहतरीन तरीके से लेखिका बताती है। और मेरे नगपति मेरे विशाल नाम करके हिमालय को भी कहती है लेखक। क्या नाम देती है महिला लेखिका? कि मेरे नगपति, ये हिमालय को कहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये भी, और ये कहते हुए हिमालय की यात्रा करते हुए उसे सेवन सिस्टर्स फॉल, मतलब एक झरना है, उनके बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में भी लेखिका क्या करती है? बखान करती है। और यहाँ तक कि लेखिका कहती है कि वास्तविक जन्नत है यहाँ पे, और वो जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग की बात करती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है। इसके साथ ही पहाड़ी जीवन की, वहाँ की औरतों के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में, किस प्रकार वहाँ के बच्चे इतने संकट में भी होते हुए भी किस तरीके से बेहतरीन मेहनत करते हैं, बच्चे स्कूल किस तरीके से जाते हैं, पहाड़ों में नीचे उतरते हैं। और जितेन यहाँ तक बताता है कि 1-2 महीने पहले जिस मार्ग से वे जा रहे थे, उस समय महिलाएं क्या कर रही थी? वहां सड़कों का निर्माण कर रही थी। और जितेन ने कहा था कि यहाँ से एक आज से महीना 2 महीने पहले एक महिला गिर गई थी, और जिसकी उससे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये भी उन्होंने महिलाओं की बेहतरीन। और इसके साथ ही महिलाएं बैठी जो सड़कों, जो पर्वतों को है या जो पहाड़ों को है, वो काट रही थी, और उनके पीछे मतलब है कि अपने छोटे-छोटे बच्चों को बांधे हुए वो काम कर रही थी। इसके साथ स्कूली बच्चों के बारे में भी बात बताते हैं जितेन नारगे
कि ये बच्चे हमेशा 3-4 किलोमीटर की ढलान में जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद लकड़ी लाने में, पशु चराने में अपने माता-पिता या परिवार वालों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार मधु काकरिया की साना-साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में वहाँ के बारे में बात बताई गई है। अब साथियों, एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा। सबसे पहले ये झूलनी क्या है? तो साथियों, ये नाक के दोनों छिद्र, नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहना जाने वाला गहना, पहना जाने वाला गहना है। ये जो झूलनी है, ये नाक है। हम बात करें कि ये हमारा नाक है और नाक में ये हम बात कर सकते हैं नथ पहनते हैं ना महिलाएं, तो उनकी बात की जा रही है कि एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का ये पाठ है और ये पाठ किस उपन्यास से लिया गया है? कुछ कहते हैं ये कहानी संग्रह है, कुछ कहते हैं उपन्यास है। ये प्रकाशित कब हुआ था? तो 1952 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है बहती गंगा। क्या नाम है साथियों? बहती गंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा भी आपको याद करना है। फिर कमलेश्वर का जन्म है। कमलेश्वर के जन्म के बारे में भी, ये भी इनका जन्म ही उत्तर प्रदेश में ही होता है, कमलेश्वर का ही। और इसके साथ मेरे ख्याल से 1932 के आसपास कमलेश्वर का जन्म होता है। मधु काकरिया है, वो कोलकाता में जन्मती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता। और इनका जन्म होता है 1957 में, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कोलकाता 1957, 1957 में कहा? कोलकाता। ठीक है। और इनके, अब देखिए, ये कमलेश्वर है तो ये दैनिक भास्कर पत्रकार मतलब है कि पत्रकारिता का भी संपादन किया था। और शिव पूजन साई है, इन्होंने मतवाला पत्रिका है या सारिका पत्रिका, उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दिया। अब देखिए, एही ठेया और इसके साथ ही कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया क्योंकि इन्होंने अपना एक व्यंग्य संग्रह और लिखा, उपन्यास, जिनका नाम है कितने पाकिस्तान। इनके ऊपर उन्हें नवाजा भी गया है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, अर्थात है ये 1952 का उपन्यास है इनका। कुछ लोग उपन्यास बताते हैं, कुछ कहानी संग्रह बताते हैं, हालांकि उपन्यास माना गया है। बहती गंगा उपन्यास का नाम है। कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। किसका है ये? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है। और इसमें 1750 से लेकर 1950 तक काशी मतलब है वाराणसी, काशी क्षेत्र में जो जो घटनाएं घटी इन 200 वर्षों में, उन घटनाओं का जिक्र मिलता है। और उन्हीं का एक अंश है एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, अर्थात इसी जगह पर मेरे नाक की झूलनी खो गई या नाक की नथ खो गई, कहने का मतलब है, या मतलब गुम गई, ऐसे करके इसका अर्थ है कि इसी जगह पर मेरी नाक की नथ खो गई। अब इसमें दो देशभक्तों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक है साथियों टुन्नू और एक है दुलारी। एक कौन है? टुन्नू और एक है दुलारी। दुलारी एक मतलब है कि बड़े गठीले शरीर वाली है और वो मेहनत करती है कि पाठ की शुरुआत ही इसी तरीके से हो रही है, गठीले शरीर वाली, मजबूत अंगों वाली। और ये भी बताता है पाठ कि वो जिम मतलब है लगातार मेहनत करते हुए या योग करते हुए आती है और अपने पसीने को पोंछती हुई मतलब दर्पण में अपना मुंह देखती है। उसी के साथ ही एक 17 वर्षीय टुन्नू नाम करके बच्चा होता है, या हम कह सकते हैं युवक होता है। दोनों देशभक्ति की मिसाल है। और इस देशभक्ति के साथ-साथ लेखक हमें इनके प्रेम के बारे में भी बताता है और आखिरकार उनका प्रेम धीरे-धीरे किस प्रकार देशभक्ति में बदल जाता है, उनके बारे में भी। तो सबसे पहले एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, पाठ के लेखक कौन है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र है। ये पाठ किससे लिया गया है? तो 1952 में बहती गंगा, 1952 में प्रकाशित हुए उपन्यास है बहती गंगा, उनसे लिया गया है। इसमें 200 वर्षों का काशी का मतलब इतिहास है। और एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, इसका मतलब ये है पंक्ति का कि इसी जगह पर मेरी नाक की नथ गुम हो गई। अर्थात ये जो दुलारी है, ये क्या थी? ये गायिका थी, गाने वाली थी। और ये एक दिन जिस जगह पर ये दुलारी गा रही है, वहीं ये कहती है कि इसी जगह पर मेरी नाक की नथ गुम हो गई। अर्थात है कि इसी जगह पर पुलिस वालों के द्वारा टुन्नू को पीट-पीट कर क्या कर दिया गया? मार दिया गया है। और इसी के साथ ही ये पाठ हमें ये भी बताता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो शर्मा जी नाम करके हैं, उन्होंने सच्ची घटना के बारे में बात की है और वो समाचार पत्र में छापना भी चाहते हैं, लेकिन प्रधान संपादक उन्हें डांट कर रोक देते हैं। और जिस समय संपादक महोदय खुद ये बात सुनते हैं, तो वे कहते हैं कि ये घटना सत्य तो है, लेकिन छापी नहीं जा सकती, कि क्योंकि अगर हमने छाप दी तो इसका मतलब है कल ही हमारा समाचार बंद हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के भय से वे क्या कर रहे थे? डर रहे थे। क्या घटना थी? घटना यही थी, पुलिस वालों के द्वारा
टुन्नू को पीट-पीट कर पहले तो मारा गया, टुन्नू घायल हो गया और पुलिस वालों ने कहा कि हम इसे क्या कर रहे हैं कि अस्पताल ले जा रहे हैं। हालाँकि उन्होंने उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया, इसकी बजाय वहाँ चल रही एक नदी में फेंक दिया गया। ये सारा का सारा एक पत्रकार शर्मा जी नाम करके वो पीछे बाइक लेके जाते हैं, जिसके माध्यम से भी जाते हैं और वे सारा का सारा वृत्तांत है वो अपने आँखों से देखते हैं, तो वो बात समाचार पत्र में बताते हैं, लेकिन छापी नहीं जाती है, रोक लिया जाता है उन्हें। अब देखिए साथियों, तो 17 वर्षीय टुन्नू है इसमें और क्या होता है होली का त्योहार होता है और टुन्नू क्या करता है खादी की साड़ी लेके आता है दुलारी को देने के लिए, तो दुलारी गालियाँ निकालती है शुरुआत में उसे कि यहाँ आ गया इससे पहले मर भी जाता, ये भी हो जाता। लेकिन वो कहता है कि अगर भगवान की जो मूर्ति होती है बहुत बेहतरीन बात लिखी गई है कि भगवान की पत्थर की मूर्ति होती है, उसके बावजूद भी पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता, वो भी अपने भक्त की कोई न कोई उपहार है वो स्वीकार करता है। तो आप पत्थर दिल की तो नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी आप मेरे द्वारा लाए गए इस उपहार को मुझे इस तरीके से लज्जित करके वापस भेज रही हो और ये कहते हुए टुन्नू निकल जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, वो भी विदेशी साड़ियों का बंडल लेके आता है, लेकिन दुलारी उन्हें भी गालियाँ निकाल देती है। ये सारी की सारी घटनाएँ पुलिस वाले वगैरह वो भी देखते हैं और इसी समय 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलता है। असहयोग आंदोलन के समय की घटना है ये और उसमें फेरी वाले क्या करते हैं साथियों की जैसे विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं, तो 4 व्यक्ति है क्या अपने एक पल्ले को पकड़े हुए हैं मतलब खादी को और उसके अंदर लोग सब अपने फटे पुराने कपड़ों को डाल रहे हैं, होली जला रहे हैं। और इसी यही घटना जिस समय वो मतलब है कि वो देशभक्तों का जुलूस है वो दुलारी के घर के आगे से जा रहा था, तो दुलारी ने उस व्यक्ति के द्वारा लाई गई जो विदेशी शादियों का जो गट्ठर था मतलब साड़ियों का वो सारी की सारी नवीनतम साड़ियों का गट्ठर उसमें डाल दिया। ज्यों ही डाला तो सभी व्यक्तियों के मन में जो फेरी वाले थे या कह सकते हैं जो देशभक्त थे, उन सब के मन वो आश्चर्यचकित हुए कि किसी ने भी कोई भी ऐसा गट्ठर नहीं डाला है, सब फटे-पुराने डाल रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में ये क्या डाल रही है? तो इस तरीके से ये देशभक्ति का एक छोटा-सा पाठ है और आखिरकार फिर एक धीरे-धीरे दौड़ता हुआ एक बच्चा महिलाओं को कहता है महिलाओं को बात करती मतलब उनकी पड़ोसनें आती है, दुलारी उनसे बात करती है, तभी एक बच्चा आता है और कहता है कि टुन्नू को पुलिस वालों ने मार दिया। फिर वो रोती हुई अपने प्रेम को बयाँ करती है और टुन्नू के द्वारा लाए गए उन मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो खादी का जोड़ा था, उन्हें बाहर निकालती है और वो उन्हें बताती है बाकी वाली महिलाओं को कि ये टुन्नू के द्वारा लाया गया है और उसके काजल निकाले हुए आँखों से धीरे-धीरे आँसू टपक रहे हैं और आँसू उस खादी के मतलब साड़ी के ऊपर गिर रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपना दुःख और प्रेम दोनों प्रकट कर रही है एक ही साथ में। अब देखिए साथियों कि टुन्नू को मरने के बाद ये टुन्नू और ये दोनों थे, ये आपस में दोनों प्रतिद्वंदी थे। जो बजरडीहा वालों से था बजरडीहा वालों की ओर से तो था टुन्नू, ठीक है? और और एक मेरे ख्याल से खारवा है ऐसा करके है, उनकी ओर से थी दुलारी। ये दोनों आपस में क्या थे गीत गाने वाले थे, दोनों आपस में एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और एक इन दोनों का बजरडिया और खारवा वालों के मध्य मतलब जो प्रतिद्वंदी जो गायन रखा गया, ये दोनों पद्य में गाते थे, तो उसमें दुलारी हार जाती है और टुन्नू क्या कर लेता है, जीत जाता है, ये भी एक घटना होती है। और फिर ज़बरदस्ती मजबूरन उनको कहा जाता है कि आपको मतलब है कि ये घटना होने के बाद मतलब टुन्नू को मारने के बाद उनको कहा जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा या आपको हमारी ओर से न्योता है और स्वीकार करना पड़ेगा और आपको अपना जो गाने का है वो काम पूरा करना पड़ेगा। तो उसी समय वहाँ दुलारी जाती है और दुलारी कहती है, "ऐ ठैया झूलनी हैरानी हो रामा" अर्थात इसी जगह पर मेरी नाक की नथ खो गई अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि इसी जगह पर पुलिस वालों ने मेरे प्रेमी या पति को पति तो नहीं कह सकते प्रेमी को कि पीट-पीट कर पुलिस वालों ने क्या कर दिया, मार दिया इसी जगह पर एइठिया मतलब इसी जगह पर। ठीक है साथियों? तो इस प्रकार एइठिया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र का पाठ है और ये कहानी बताता है। अब अंत में है लेखक क्यों लिखता है? ये है पाठ मैं क्यों लिखता हूँ? ये एक बार ये निबंध है। हिंदी साहित्य की कौन-सी विधा है? तो निबंध है, ये याद रखना और दूसरा याद रखो साथियों, तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ है, ये थोड़ा याद कर लेना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इनका जन्म भी 1911 में होता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में होता है इनका भी, तो ये भी याद रख लेना 1911 इनका भी 1911 में। ठीक है? इनका ये याद रखना बहती गंगा। अब देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। हो सकता है 1 नंबर का सवाल पूछ ले और अगे का पूरा नाम पूछ ले तो ठीक ढंग से देख के जाना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अगे। वात्स्यायन शुद्ध देखना किस तरीके से लिखा है उनके बाद बात करना। अब मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि कोई भी लेखक ये कह रहा है, कोई भी रचनाकार क्यों लिखता है? तो इसमें 2 नंबर का सवाल यही बनेगा कि लेखक क्यों लिखता है? उससे पहले देखिए, आगे विज्ञान के विद्यार्थी हैं। किसके विद्यार्थी हैं? विज्ञान के विद्यार्थी, और इन्होंने विज्ञान के दुरुपयोग को बताया है, विज्ञान के विद्यार्थी, ठीक है? और इन्होंने क्या बताया है? विज्ञान के दुरुपयोग को, और दुरुपयोग कौन सा विज्ञान का? दुर प्लस उपयोग है, ठीक है? दुरुपयोग कौन सा विज्ञान का? तो विज्ञान का दुरुपयोग यह है कि अमेरिका के द्वारा जो परमाणु परीक्षण मतलब परमाणु विस्फोट किया गया, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया, कहाँ? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। तो एक बार लेखक क्या करता है, यात्रा करने के लिए जाता है हिरोशिमा, और वहाँ लेखक अनुभव प्राप्त करता है, लेकिन लेखक को पहले अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि किसी भी चीज को अनुभव सबको प्राप्त होता है, लेकिन अनुभूति बहुत मतलब है कि जिस समय हृदय का, आत्मा का जिस समय जुड़ा होता है किसी घटना से, तब अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, तब अनुभूति होती है। तो लेखक बात करता है कि किस तरीके से सुबह सुबह लोग उठ रहे थे, उसी समय परमाणु विस्फोट किया गया, और परमाणु की विकिरणें इतनी खतरनाक थी कि एक पत्थर पर किसी व्यक्ति की छाया कुर गई थी उस विकिरणों के कारण, कि हो सकता है उस उष्मा के कारण वो व्यक्ति वहीं नष्ट हो गया होगा, समाप्त हो गया, और जो उनका छाया चित्र था वो विकिरणों के कारण उस पत्थर पर मंडरा गया। उस समय लेखक ने देखा, तो लेखक के सामने एक नई बात आई, और लेखक ने बड़े गर्व से ही हमें बताया कि उसी समय मेरे मन में आया कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो फिर लेखक ने एक अपनी नई कविता लिखी, जिसका नाम क्या है साथियों? हिरोशिमा नाम है। और ये हिरोशिमा कब प्रकाशित हुई ये कविता? तो ये 1959 में प्रकाशित हुई, और 1959 में किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई? तो ये भी आपको याद करना है, अरि ओ करुणा प्रभामय। क्या नाम है? अरि ओ करुणा, अरि ओ करुणा, अरि ओ करुणा, अरि ओ करुण प्रभामय, ठीक है? अरि ओ करुण प्रभामय, ये काव्य संग्रह है। और ये किसका काव्य संग्रह है साथियों? तो ये काव्य संग्रह है अगेय का। किसका है? अगेय का। और ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1959 में प्रकाशित हुई, और इसमें कौन सी कविता लिखी अगेय ने? तो वो हिरोशिमा लिखी। कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। ये हिरोशिमा वही जापान का एक शहर है। अब ये तो इनके बारे में। अब एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेगा इसका कि लेखक क्यों लिखता है, मैं क्यों लिखता हूँ? तो कोई भी लेखक है या कोई भी रचनाकार है, इसलिए लिखता है, या वो लिखता तभी है जब उसके आत्मा में विवशता होती है। वो अपनी विवशता को बाहर करने के लिए या विवशता से मुक्त होने के लिए लेखक लिखता है। और जब तक वो लिखता नहीं है, तब तक उस वो मतलब विवशता से मुक्त नहीं हो पाता। अपने आत्मा के भावों को, अपनी आत्मा की विवशता को प्रकट करने के लिए लेखक लिखता है, और जब तक लेखक नहीं लिखता है, इसका मतलब है कि वो अपने आत्मा के इन विवशता से मुक्त नहीं हो सकता, इन भावों से मुक्त नहीं हो सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ का यही बनेगा कि मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक ऐसा क्यों कहता है? मैं क्यों लिखता हूँ? निबंध के आधार पर बताइए। तो लेखक मैं क्यों लिखता हूँ इसमें ये है कि ऐसा इसलिए है कि चाहे कोई भी रचनाकार हो, वो अपनी विवशता को प्रकट करने के लिए लिखता है, और जब तक लेखक लिखता नहीं है, तब तक उसकी वो विवशता से मुक्त नहीं होता है। लेखक ज्यों ही या रचनाकार ज्यों ही अपनी बात को, अपने भाव को लिख देता है, यानी कि लिपिबद्ध कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? अपनी विवशता से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार साथियों हमारे ये 5 पाठ हैं। हमें ऐसा विश्वास है कि लगभग हमने जितने अभी क्वेश्चन की बात की है, उन क्वेश्चनों में से, यानी कि उन इन क्वेश्चनों में से बाहर नहीं आएँगे। ये थोड़ा-सा साथियों ध्यान रखें। बाकी ऊपर वाले पर विश्वास है कि वो ज़रूर हमारी मेहनत को कामयाब करेगा। अब साथियों रही बात है, हम 2 चीज़ें यहाँ देखेंगे। एक तो एक ये कटाव वाला याद कर लेना साथियों, कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ठीक है? जितेन नार्गे गाइड है, और मणि लेखिका की क्या है साथियों? सहेली है, और लेखिका मधु काकरिया, जिसका जन्म कोलकाता में 1957 में होता है। चलिए साथियों, अब अगली बात करें हम, तो अब हम एक देखेंगे प्रार्थना। सबसे पहले देखते हैं पत्र साथियों। तो पत्र एक आएगा आपके अनौपचारिक। कैसा आएगा? अनौपचारिक। बिल्कुल साथियों, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अनौपचारिक पत्र आएगा। मतलब है कि पापा के द्वारा लिखा गया, पिताजी के द्वारा, या बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है, या चाचा के द्वारा, या एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है। बहन की शादी है, भाई की शादी है, किसी को बुलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, या इसीलिए, या परिवार में सब कुशल मंगल है, ऐसा पूछने के लिए।
तो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। या हो सकता है कि समय खराब है और आपका जो किसी के साथ जो मित्रता है वो ठीक नहीं है, जिस बच्चों के साथ मित्रता है वो आपका मित्रता का जो मार्ग है आपका या अपने मित्रों का वो ठीक नहीं है, आप उन मार्गों से परे हो जाइए, हट जाइए। तो आपके बड़े भाई के द्वारा आपको कोई सीख दी जा रही है या आप कक्षा में प्रथम वगैरह आ गए तो आपके पिताजी आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं या आप प्रथम आ गए तो आपके मित्र भी आपको क्या देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, ऐसे पत्र हैं। तो इनमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले हम हमारा स्थान लिखना है। अगर जैसे हम में बा यहाँ अब अपन यहाँ हैं, तो अपन बात कर सकते हैं कि 108 कमरा नंबर या फिर ये कर सकते हैं कि गली नंबर और बेचू, ठीक है? अब साथियों इसके बाद ये अपना स्थान लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दिनांक लिखनी। मैं पिछली बार टॉपर की किसी की कॉपी देख रहा था साथियों जिसके हिंदी में 80 में से 80 आए हुए थे। उन्होंने जो पत्र लिखा है उनका सारा का सारा उन्होंने बाईं ओर लिखा है, पूरा का पूरा मैटर। लेकिन जो हमारी रचना प्रबोध है, आरबीएसई द्वारा जारी की गई, उसमें ये बताया गया है कि शुरुआती स्थान और उसके बाद दिनांक, उसके बाद दिनांक, वो तो लिखी जाए इस साइड मतलब दाईं ओर और उसके बाद फिर यहाँ नीचे लिखा जाए, ये दिनांक ऐसे लिखो भले ये ऐसे लिखो उपयुक्त है, ठीक है। वहां आपको दिनांक ही डालनी है, ऐसा दिनांक नहीं लिखना है। अब देखिए उसके बाद यहाँ तक वो आ गया, फिर हम किसे लिख रहे हैं, मान लो प्रिय पिताजी को लिख रहे हैं, तो प्रिय फिर तो पिताजी को लिख रहे हैं तो फिर प्रिय नहीं लिखना है, फिर हमें लिखना है पूजनीय पिताजी। क्या लिखेंगे, पूजनीय पिताजी, ठीक है। और क्या कर रहे हैं सप्रेम, अब यहाँ इनको क्या कर रहे हैं, पूजनीय पिताजी है तो फिर सादर प्रणाम, पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, ये लिख दिया। उसके बाद जो मैटर है आपका वो डाल दो और ठीक है। और सबसे नीचे फिर क्या है, तो फिर लिख देना कि आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, और आपका प्रिय पुत्र कौन, जो नाम आए उनका लिख देना। अगर या उसी तरीके से प्रिय मित्र के बारे में आए तो प्रिय मित्र, ठीक है, सहसने नमस्कार या फिर नमस्ते लिख सकते हैं क्योंकि आपके बराबर का है। और फिर आपका प्रिय मित्र और उस प्रिय मित्र का क्या कर देना, या नाम वगैरह लिख देना है। तो इस तरीके से यहाँ बीच में ये सारा का सारा ये जगह है ये, और इसमें है कि पत्र का बीच वाला भाग आता है, ठीक है, बीच का भाग। अब जैसे कि हम यहाँ पिताजी के बारे में लिख रहे हैं और पिताजी को लिख रहे हैं और ये सूचना दे रहे हैं कि हम कक्षा में क्या आ गए, बोर्ड में टॉप आ गए हैं, मतलब पहले स्थान पर। तो फिर सबसे पहले लिख दिया, ये सब सारा का सारा लिख दिया। और ये भी पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, मैं यहाँ ठीक हूँ। इस प्रकार आगे लिखते रहना कि आप भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखो या सीधा लिखो कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल ही आया है, जिसमें मुझे मेरे विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये सूचना मैं पिताजी को वक्त रहते हुए या जितना जल्दी हो सके उतना दूं, ताकि आपको भी प्रसन्नता महसूस होगी। और इसके साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आगे भी इसी तरह पढ़ाई करता रहूंगा और आपका और परिवार का, विद्यालय का नाम रोशन करता रहूंगा। और फिर नीचे लिखना है कि एक बार फिर आपको भी पुनः नमस्कार या प्रणाम, माता जी को मेरा प्रणाम देना। और इसके साथ ही अगर कोई छोटे बच्चे हैं, मान लो टुन्नू और मुन्नू है, तो उनको भी मेरा दुलार या प्यार देना। फिर आपका प्रिय पुत्र और क्या नाम हो जाएगा, अपने प्रिय पुत्र जो भी है उस प्रिय पुत्र का नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये लिखना है क्या, अनौपचारिक पत्र। अब मान लो कि अगर ये तो अपन जैसे सादर प्रणाम वगैरह, ये तो अगर पिताजी का आया तो सादर प्रणाम लिखा। अगर मान लो कि बड़ा भाई है वो छोटे भाई को लिख रहा है, तो स्थान वगैरह वो सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो मतलब पर्सन में आएगा वो लिख देना है। और बाकी नहीं आता है तो आप जहाँ बैठे हो, परीक्षा हॉल रूम में बैठे हो, तो परीक्षा हॉल लिख के या परीक्षा रूम लिख के भी आप अपना काम कर सकते हो, दिनांक डाल देना। और उसके बाद क्या, ठीक है, तो फिर ये अनुज लिखोगे, अनुज छोटा बड़े भाई लिख, बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है, फिर ये अनुज। फिर आपको मतलब है कि फिर नमस्ते कह सकते हो आप उसे, या प्रिय अनुज कहकर फिर नीचे लिखो कि मैं यहाँ ठीक हूँ और परिवार में भी सब ठीक है। मुझे 3-4 दिन पहले सूचना मिली है कि आपकी जो अपने मित्रों की मंडली के साथ जो आपकी संगति है वो ठीक नहीं है,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको आपके गलत मार्ग जो आप गलत मार्ग पे हैं, उस मार्ग से मैं आपको वापस उचित या सही मार्ग पर लाने का प्रयास करूं। इसीलिए मैंने अभी किसी को बिना बताए ही आपको सूचित कर रहा हूं कि आप समय रहते हुए आप अपने उपयुक्त मार्ग पर आ जाइए और ऐसी मित्र मंडली को छोड़ दीजिए जो आपके भविष्य के लिए क्या संकट बन सकते हैं। और फिर आप वो फिर लिखेगा आपका बड़ा भाई, तो और उस बड़े भाई का आप नाम जो भी दिया है ऐसा लिख देना। ठीक है। अब रही बात है साथियों प्रार्थना पत्र की। किसकी बात? प्रार्थना पत्र की। प्रार्थना पत्र में क्या होता है साथियों? प्रार्थना पत्र में भी कुछ नहीं होता है कि जैसे प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र में सेवा में, और प्रार्थना पत्र मान लो यही आ गया कि आपके हिंदी के टीचर नहीं है, ठीक है, और अतिरिक्त व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएं, मतलब शिक्षक की व्यवस्था उपलब्ध करवाएं, या तो या शिक्षक लेट आए हैं तो आपको अतिरिक्त कक्षाएं लगवा कर क्या करनी है कि आपका सिलेबस पूरा करवाना है। तो सेवा में किसे लिखोगे श्रीमान? तो श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, श्रीमान प्रधानाध्यापक लिख सकते हो अगर, और अगर वहां उच्च माध्यमिक आया है तो प्रधानाचार्य लिख देना, प्रधानाचार्य जी। ठीक है। फिर जो भी स्कूल में नाम आए, मान लो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और विद्यालय कौन सा? मान लो यहाँ हम बात करें गुमानपुरा की, किसकी बात कर लें? गुमानपुरा। और हम यहाँ ये कहाँ है? तो पंचायत समिति पासा अपने देचू जोधपुर। आगे लिखो इतना तो ठीक है, नहीं तो सीधा स्कूल का नाम लिखा और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया। फिर विषय, समय रहते रहते पाठ्यक्रम को क्रम को पूर्ण करवाने के लिए अतिरिक्त कालांश लगाने हेतु, अतिरिक्त कालांश लगवाने हेतु, ये लगवाने हेतु, ठीक है। और खड़ी भाई या लगवाने बाबत या लगवाने के कारण, या फिर सीधा इतना ही लिख सकते हो कि समय रहते पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने हेतु, या फिर सीधा लिख सकते हो अतिरिक्त क्लास लगवाने हेतु। ये भी मतलब विषय हो सकता है, इतना लंबा भी हो सकता है, आप छोटा भी कर सकते हो, भले इतना भी कर सकते हो, और ये भी अतिरिक्त क्लास लगवाने हेतु ये भी विषय लिख सकते हो। और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर? इसके बाद लिखना है साथियों महोदय, ठीक है। और महोदय, फिर यहाँ अगर जी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जी लगा दो। और फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ से शुरू करना है कि उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपरी उक्त। ये शब्द बनता है ऐसे, ऊपरी प्लस उक्त से। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, उक्त का मतलब होता है कहा गया। तो ये है, ठीक है। तो उपर्युक्त विषय अंतर्गत जो ऊपर विषय लिखा गया है, उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे कक्षा 10 में हिंदी के विषय के शिक्षक देरी से आए थे, जिसके कारण हमारा अभी तक पाठ्यक्रम है वो बाकी है। अतः आपसे निवेदन है कि मतलब ये इतना लिखा, ये अतः आपसे निवेदन ये बाद में लिखेंगे। हम सभी बच्चे ये चाहते हैं, या कक्षा 10 के सभी बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे हिंदी का 1 क्लास आने की बजाय 2 क्लास लगवाने की लगाए जाए, ताकि हमारा सिलेबस समय रहते हुए पूर्ण हो जाए। बोर्ड की परीक्षाएं भी नजदीक है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे प्रार्थना पत्र पर ध्यान देकर अति शीघ्र, या तो अति शीघ्र करो या शीघ्र ही उचित कार्रवाई कराएं और अतिरिक्त क्लास लगवाने की कृपा करें। और उसके बाद लिख देना आप अपना आपका आज्ञाकारी, और जो भी है, जैसे कि अब ये कक्षा की ओर से जा रहा है तो ये फिर मॉनिटर के हस्ताक्षर होंगे और 1-2 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवा लेंगे। और लास्ट में, और अगर मान लो किसी अधिकारी को पत्र है तो फिर वहां आपका आज्ञाकारी नहीं आएगा, फिर वहां भविद्य लिख देना। बाकी कोई ऐसा परिवर्तन है नहीं, तो यहाँ फिर आपका आज्ञाकारी, ये तो फिर आपका आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी में यहाँ कौन है आपका आज्ञाकारी? तो फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य में है, तो मान लो यहाँ कौन है? कक्षा 10 का मॉनिटर है, तो मॉनिटर कक्षा 10, और मॉनिटर अपना नाम लिख दे और इसके साथ 1-2 बच्चों का नाम लिख दे और यहाँ डाल दे दिनांक। ये याद रखना, प्रार्थना पत्र में दिनांक यहाँ डालनी है, तो वो यहाँ अपनी क्या कर दे? दिनांक डाल दे। बाकी कुछ नहीं करना है, ये समान ये प्रोसेस रहता है। ये जो मैंने उपयुक्त लिखा है, ये बीच वाला यहाँ आपका मैटर आ जाएगा, जो भी आप लिखना चाहते हो
वो मैटर आ जाएगा, बाकी कोई इसमें फेरबदल है नहीं। अब साथियों एक हम लास्ट में बात करें, वो बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं अपन विज्ञापन की। आपकी परीक्षा में 4 नंबर का विज्ञापन आएगा। कितने नंबर का आएगा विज्ञापन? 4 नंबर का। विज्ञापन का नाम आते ही सबसे पहले याद रखना साथियों बॉक्स, ये विज्ञापन। और कितने अंक का है विज्ञापन? 4 अंक का। ये ऐसे विज्ञापन का क्या तैयार करो, सबसे पहले विज्ञापन का एक बॉक्स तैयार करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज यहाँ क्या करनी है, विज्ञापन का एक बॉक्स तैयार करना है। मान लो हम ये विज्ञापन किसके ऊपर ले रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक सामग्री, पाठ्य पुस्तक सामग्री। भाई पाठ्य पुस्तक सामग्री है, और पाठ्य पुस्तक सामग्री में मतलब पुस्तकें हैं। क्या है पाठ्य पुस्तक में? पुस्तकें। और पुस्तकों के लिए क्या है, विज्ञापन डालना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मतलब पहली चीज लिख सकते हैं आइए, आइए, ठीक है, जल्दी आइए, अपने सुनहरे सपने लेकर जाइए, अपने सुनहरे सपने लेकर जाइए। ठीक है, इनको ऐसे ऐसे बॉक्सों में बंद करो इन सबको। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखना है, फिर यहाँ लिखना है कि पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों व उससे संबंधी सामग्री, उससे संबंधी सामग्री को 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए 30% डिस्काउंट के साथ, 30% छूट के साथ साथ दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। कहाँ? राजस्थान ग्रंथागार, राजस्थान ग्रंथागार। और राजस्थान ग्रंथागार स्थान, राजस्थान ग्रंथागार ये दुकान का नाम, राजस्थान ग्रंथागार जोधपुर। हम केवल और केवल यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और 3 दिन के लिए, तो कितनी तारीख से, तो मान लो कि 17 मार्च से 20 मार्च तक। कब तक? 20 मार्च तक। ठीक है, पहले आइए, पहले आइए, पहले पाइए। ठीक है, ये ऐसे मतलब ये ऐसे लिख देना, पहले आइए पहले पाइए, इस तरीके से। ठीक है, ये अपना क्या हो गया। और उसके साथ ही पुस्तकों का अगर फोटो बनाना चाहते हो तो ऐसा फोटो बना सकते हो। ठीक है, ये पुस्तक का फोटो हो गया। इस साइड भी पुस्तक या कॉपी का कोई भी चित्र बनाना चाहते हो तो उनका क्या बना लो आप, चित्र बना लो। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया ये। और फिर इसमें थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे लिख दो ताकि, या फिर ये क ख ग जो भी है ये लिख दो। और ये आपका क्या हो गया, एक विज्ञापन तैयार हो गया। ठीक है, पाठ्य पुस्तक सामग्री पर विज्ञापन था, हमने क्या लिखा, आइए आइए, जल्दी आइए, अपने सुनहरे सपनों को लेकर जाइए। ठीक है, फिर क्या लिखा, पाठ्य पुस्तकों व उससे संबंधित सामग्री को 3 दिन के लिए 30% छूट के साथ दिया जा रहा है। कहाँ स्थान है, राजस्थान ग्रंथागार जोधपुर, 17 मार्च से 20 मार्च तक। पहले आइए पहले पाइए, ये पुस्तकों का इस तरीके से फोटो, ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, विज्ञापन हो गया। किसी भी चीज पर आए तो आपको सबसे पहले ये भी याद रखना है कि विज्ञापन इसी तरीके से बॉक्स में बना के लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आप सबको ठीक तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने पूर्ण तरीके से समझने का प्रयास किया। आप सब सब निरंतर इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी हम धीरे-धीरे बहुत बेहतरीन करेंगे। ऐसी आशाओं के साथ आप सबका इतनी देर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।